फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए कुछ काम का हो सकता है जो लोग गोवा टूर प्लान कर रहे हैं या गोवा आने की सोच रहे हैं, या पिछली बार आना था पर कोविड की वजह से या लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ पाए पर अब आना चाह रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि बहुत तेज़ी से इस समय गोवा के अंदर टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि होली आ रही है तो होली की वजह से भी बहुत सारे टूरिस्ट बढ़ते हैं। फॉरेनर टूरिस्ट बहुत बढ़ चुके हैं क्योंकि फॉरेनर्स टूरिस्ट के लिए जो प्रॉब्लम थी कि भी वो अगर इंडिया आएंगे तो उनको 7 डेज़ का क्वारंटीन था, वो गवर्नमेंट ने रूल हटा दिया है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं। और प्लस जो गोवा में इलेक्शंस की वजह से जो कोड ऑफ कंडक्ट की जो रिस्ट्रिक्शंस थी, नाइट लाइफ जो 11 बजे तक थी, वो सब खुल चुका है। तो इस वजह से गोवा में बहुत तेज़ी से लोग आ रहे हैं, इंडियन टूरिस्ट भी और फॉरेनर टूरिस्ट भी, और बहुत तेज़ी से लोग प्लान कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, तो बहुत तेज़ी से लोग उसको प्लान कर रहे हैं। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाने का फ़ैसला किया कि भी गाइडलाइंस वगैरह तो मैं ऑलरेडी 50 वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें भी बता दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, 1000 वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। कहाँ रुकना है कहाँ नहीं, ये सब आपको किसी यूट्यूबर को नहीं देखना चाहिए। इसके लिए तो booking.com, agoda.com, मेक माई ट्रिप वगैरह है। मैं बताऊँ यहाँ रुको वहाँ रुको, उससे ज़्यादा बेहतर है। वहाँ अगर आप नहीं रुकना चाहते हो तो पर्सनली किसी को कांटेक्ट कर लो कि भी हमें रुकना है, अदरवाइज़ वो बेस्ट ऑप्शन है। पर ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी क्या हुआ कि 2-3 दिनों से मैंने देखा कि कुछ लोग गोवा में घूमने आए हैं। तो यहाँ से जैसे टूरिस्ट जा रहे हैं, तो मान लो जो गोवा में आया है, तो आप यकीन मानोगे कि वो बाइक पे है, 2 बैग आगे पैरों में रखे हुए हैं, एक पीछे पीठ पे लटका रखा है, या हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं तो खूब सारा सामान है, या कैसे आना है। तो मुझे लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक गाइडेंस के तौर पे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्या पता कौन सी सजेशन किसके काम आ जाए। तो मैं इस वीडियो को इस पर्पज़ से बना रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ ट्रैवलिंग प्लान करने में आसानी हो सके, गोवा का टूर प्लान करने में आसानी हो सके। और गोवा या गोवा जैसी किसी भी जगह पे आप जा रहे हो तो यात्रा के लिए तैयारी कैसी करनी है वो आपको मैं शायद बता सकूँ, क्योंकि मैं पिछले 3 से 4 साल से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अभी साल भर से गोवा में हूँ, पर पिछले उससे 2018 से मैंने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं कैसे ट्रैवलिंग के बहुत सारे टिप्स है और भी लोगों से सीखा है मैंने, तो मैंने कहा वो शेयर करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, क्या होता है कि सबसे पहली बात कि मान लो अगर आप गोवा का टूर प्लान कर रहे हो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भी लोग 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रुकते हैं गोवा में। देखो, एक आया है 1 महीने 2 महीने के लिए तो अलग बात है, पर उस पर भी ये नियम लागू होता है। सबसे पहली बात देखो, आप यहाँ पे अपने किसी मामा के लड़के की शादी में तो नहीं आ रहे हो, आप यहाँ पे आ रहे हो गोवा घूमने, और यहाँ पे शो ऑफ़ करने तो आप आ नहीं रहे हो, और गोवंस में तो शो ऑफ़ होता भी नहीं है। अब आप यहाँ पे आ रहे हो तो इतने ज़्यादा कपड़े, इतने ज़्यादा सामान क्यों लेके आ रहे हो? एक जोड़ी कपड़ा पहनने के लिए, एक जोड़ी कपड़ा बैकअप के तौर पे, और बहुत ज़्यादा हो गए तो 3। तो मेरे ख्याल से आपको 3 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं लाने चाहिए, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो 4। मतलब मैं सोचता हूँ कि 2 लोगों के पास 4 बैग क्या कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े बैग भर भर के बैठे हुए हैं, बसों में भटक रहे। तो सबसे पहली बात कि आप जितने कम कपड़े ला सको, देखो एक जोड़ी आपने पहना है, एक जोड़ी आपके पास बैकअप के नाम पे हो गया, एक अगले दिन के लिए हो गया, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जहाँ पे भी आप रुकोगे सब जगह पे वॉशिंग मशीन अवेलेबल है, होटल के अंदर जो ड्राई क्लीन की फैसिलिटी, लॉन्ड्री अवेलेबल है, सब। तो क्यों 4-4 कपड़े? अब आ गई बात कि आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा करके जो फेसबुक वगैरह पे डालोगे या लोगों को दिखाना है और अलग अलग कपड़ा के, तो उसकी तो देखो कोई सीमा है नहीं, वो तो फिर आप जो भी कपड़े पहन के डालोगे। देखो, अगर आपको कपड़े दिखाने हैं तो वो आप अपनी सिटी में दिखा सकते हो, अगर आपको गोवा दिखाना है तो उसका कपड़ों से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने सेम ड्रेस में बागा बीच दिखा दिया और सेम ड्रेस में केलंगुट बीच दिखा दिया तो लोग मानेंगे नहीं, या आपने पर्रा रोड दिखा दिया, या आपने कसिनो दिखा दिया, या आपने कोई अंजुना आरम्बोल बीच दिखा दिया, अंजुना बीच दिखा दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग एक दिन में 2-2, 3-3 बीच घूमते हैं। तो मेरी एक सजेशन है कि अगर आप गोवा आ रहे हो तो सबसे पहले अपनी ट्रैवलिंग को कंफर्ट करने के लिए आपको कम से कम स्टफ़ लाना है, कम से कम कपड़े लाने हैं, कम से कम सामान लाना है। आप यहाँ मेकअप, फैशन, हवाबाजी दिखावे के लिए नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा वो मैं देखता हूँ, लोग इतने परेशान हो रहे हैं, दुनिया भर के बैग। और कपड़े कौन से लाने चाहिए आपको? एक तो अभी जो वेदर चल रहा है उसके हिसाब से आपको स्वेट फ्री कपड़े जो होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन पहनते हैं, जिसमें पसीना
नहीं आता या आता है तो तुरंत सूख जाता है। और वो इस तरह की जो गर्मी है, जो बीच साइड गर्मी है, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी जो है, उसके लिए वो कपड़े बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, जो बड़े आसानी से मिल जाते हैं। ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों अवेलेबल हैं। आपको उस तरह के कपड़े आपको लाने चाहिए। एक तो उसकी खासियत क्या है कि वो रिंकल फ्री होते हैं, तो आपके कपड़ों में सिलवट वगैरह नहीं पड़ता है। दूसरा, वो कपड़े श्रिंक, मतलब जब आप उस कपड़े को तय लगाते हो तो वो मुट्ठी भर बन जाते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं, लाइट वेट होते हैं। तो इस तरह के अगर आप 3-4 जोड़ी कपड़े ले भी आए ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जगह कम घेरेंगे, प्रेस कराने का झंझट नहीं है, डस्ट फ्री कपड़े होते हैं, मतलब उस पर डस्ट भी नहीं चिपकती है, जो स्पोर्ट्समैन वगैरह पहनते हैं, आपको मालूम होगा। उस तरह के कपड़े आप पहनोगे तो आपके मतलब यहाँ के वेदर के हिसाब से भी कंफर्टेबल है, और आपका एक छोटा सा लैपटॉप साइज़ के बैग में आपके 4 जोड़ी कपड़े आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा, आप गोवा आने का प्लान कर रहे हो तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक होना चाहिए, ठीक है। नेट वगैरह से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोस्टल एरिया में नेट नहीं आता है अच्छी क्वालिटी का, तो इसलिए आप सोचोगे आप बीच से लाइव हो गए तो वो कोइंसिडेंस की बात है कि आपको अच्छा नेटवर्क मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो राम राम नमस्ते, ठीक है। तो पर आपको वीडियो शूट करके बाद में तो आप अपलोड कर सकते हो ना अपने होटल में, हॉस्टल में, जहाँ पे भी आप रुके हो या वापस जाके। तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का आपके पास पावर बैकअप होना चाहिए, पावर बैंक, ताकि आपका फ़ोन का या गोप्रो या कैमरा जो भी, उसकी चार्जिंग में दिक्कत ना आए। दूसरा, स्टोरेज होनी चाहिए बहुत, उसमें मेमोरी बहुत होनी चाहिए कि आप आराम से वीडियो वगैरह शूट कर सको, ठीक है। ये चीज़ें, और फालतू का अगड़म झगड़म लैपटॉप वगैरह मतलब बिना मतलब वज़न बढ़ाओगे, जितना वज़न बढ़ाओगे फिर उसको साथ में कैरी हर जगह नहीं कर सकते, तो एक रिस्क सा रहता है कि यार हमारी चीज़ें गोवा में कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी एक साइकोलॉजिकल रहता है। तो ये हो गया। दूसरा, अगर कुछ लोग बजट टूर प्लान कर रहे हैं कि भाई हमारा बजट कम है तो हम क्या करें, तो देखो अगर दोस्तों अगर आप होटल में जाकर रुकोगे तो 2-3 हज़ार रुपये से कमरे शुरू होते हैं, ठीक है। पर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जैसे गोवा में अगर जिनका पास पैसे कम है और कम बजट में वो गोवा में 3 से 4 दिन 5 दिन रुकना चाहते हैं, तो 3 दिन रुकने का अगर मान लेते हैं 3 दिन या 4 दिन, तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि आपको हॉस्टल्स को प्रेफर करना चाहिए, हॉस्टल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हॉस्टल्स की खासियत क्या होती है, एक तो उनके रेट होटल के मुकाबले कम होते हैं, दूसरा उनमें प्राइवेट रूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। तो ऐसा नहीं है कि कपल है तो डॉर्मेट्री में ही रुकना है, अगर आप ग्रुप बना के आए हो तो आप डॉर्मेट्री में रुक सकते हो, पर अगर आप कपल हो तो उन्हीं हॉस्टल्स में प्राइवेट रूम भी अवेलेबल होते हैं, जो कि होटल के मुकाबले काफ़ी सस्ते होते हैं। दूसरा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट वाले हॉस्टल चुनो, ज़्यादातर मिल जाते हैं, उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, ठीक है। गोवा में कैंप कॉन्सेप्ट चलता है कि हॉस्टल्स वालों ने कैंप बनाए होते हैं, सिंगल कैंप, डबल कैंप, जो टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि सिंगल टेंट और डबल टेंट। कपल है तो आप डबल टेंट में भी रुक सकते हो, सिंगल हो तो सिंगल टेंट ले सकते हो। 300-350 रुपये से वो शुरू हो जाते हैं ब्रेकफास्ट इंक्लूड वाला। मैंने एक वीडियो बनाया भी था, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में आ जाएगा, तो आप उस पर भी विजिट कर सकते हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था हॉस्टल का, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें आपके पैसे बच सकते हैं। दूसरा, गोवा के अंदर गोवा के 2 पार्ट, एक साउथ गोवा एक नॉर्थ गोवा। तो एक ही अगर आपका टूर 3-4-5 दिन का है तो आप 2 जगह को कवर नहीं कर सकते ढंग से, वो सब जगह फॉर्मेलिटी पूरी करते रह जाओगे, मज़ा नहीं आएगा। तो आपको एक बार में एक ही हिस्सा देखना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर और ग्लैमर और क्राउडेड एरिया जो है वो नॉर्थ गोवा है। 80% कसिनो यहाँ पे है, 80% पार्टी, सब कुछ यहाँ पे। वो पीसफुल गोवा है, जो साउथ गोवा है वो बिल्कुल ही एक अलग प्योर अनटच नेचर और इस तरह का गोवा है। पर अगर आप जो गोवा देख करके आ रहे हो वो वाला गोवा आपको नॉर्थ गोवा में मिलेगा, ठीक है। तो आपको नॉर्थ गोवा को अगर 3-4 दिन का टूर है तो आपको एक ही एरिया कवर करना चाहिए, नॉर्थ गोवा करो या साउथ गोवा करो, वो आपकी मर्जी है। ये ग्लैमर है, भीड़ भड़क्का है, क्राउडेड है, ज़्यादा फास्ट है, वो थोड़ा स्लो है, शांत है जो साउथ गोवा है। दूसरा, ओल्ड गोवा भी नॉर्थ गोवा में ही आता है, पज्जिम, सारे क्रूज़, कसिनो, ये सब नॉर्थ गोवा में, ठीक है। अगर आप ट्रेन से आते हो, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप ट्रेन से आते हो और आपको नॉर्थ गोवा उतरना है तो थिविम रेलवे स्टेशन नॉर्थ गोवा के अंदर पड़ता है, और वहाँ से आप आराम से पंजिम वाली साइड जाओगे तो 10-12-15 किलोमीटर है, या जितने भी ये जो बीच है, वागाटर, अंजुना, आरम्बोल, मैंड्रिम, मॉर्जिम, ये सारे बीच के सबसे नॉर्थ गोवा के सबसे नियरेस्ट इकलौता रेलवे स्टेशन है वो है थिविम। पर दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि हर ट्रेन थिविम में नहीं रुकती है, और अगर रुकती भी है तो बहुत छोटा स्टॉपेज होता है, कि छोटा सा स्टेशन है। तो जैसे दिल्ली से अगर कोई आ रहा है तो राजधानी ट्रेन का 1 मिनट का स्टॉपेज होता है, मैं 1-2 बार उतरा हुआ हूँ वहाँ पे।
तो ये हो गया थिविम रेलवे। अब थिविम रेलवे स्टेशन से क्या है कि आप थिविम रेलवे स्टेशन छोटा स्टेशन है तो हर जगह के लिए वहाँ से बस नहीं होगी, तो आप थिविम रेलवे स्टेशन पर उतर करके मेन जो रेलवे स्टेशन है मडगांव करो सॉरी मापसा का, आप मापसा स्टेशन तक आ सकते हो। मापसा बस स्टॉप तक आ सकते हो और मापसा बस स्टॉप से आप फिर आपको हर बीच के लिए बस मिल जाएगी, इवन पंजिम के लिए, साउथ गोवा के लिए, मतलब वो बड़ा मेन सिटी बस स्टैंड है। तो मापसा तक थिविम से आने के लिए आपको बस सर्विस भी मिल जाएगी, आपको ऑटो सर्विस भी मिल जाएगी। वहाँ पे पायलट भी होते हैं, पायलट जिसको हम लोग बाइक टैक्सी बोलते हैं, वो भी अवेलेबल होती है। तो ऐसे आपका पैसा बच सकता है। डायरेक्ट वहाँ से बस मिल जाएगी, डायरेक्ट नहीं मिलेगी तो मापसा तक बस में आओ और मापसा से हर बीच के लिए बस मिल जाएगी। तो ये आपका एक बजट टूर प्लान करने में मदद कर सकता है। अगर आपने साउथ गोवा वाली साइड रुकना है तो फिर आपको मडगांव में उतरना पड़ेगा, या कुछ ट्रेन ऐसी हो सकती है कि आपको आना तो नॉर्थ गोवा ही है पर आपका रेल जो स्टॉपेज है वो मडगांव ही है। तो मडगांव साउथ गोवा में पड़ता है, तो मडगांव में उतर के फिर आपको मडगांव रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा अगर आप पैदल मेन रोड की तरफ बाहर चलते हो, जो कि मुश्किल से मुश्किल आधा पौना किलोमीटर है, आधा पौना किलोमीटर अगर आप मेन रोड पे आते हो तो मेन रोड से आपको बस मिलेगी जो 10 रुपये में मडगांव के सिटी बस स्टैंड उतार देगी। 10 रुपये में आप सिटी बस स्टैंड पहुंच जाओगे और वहां बस स्टैंड से आपको फिर पंजिम के लिए या मापसा के लिए बसें मिल जाएंगी जहां भी जाना है। मतलब लोकल बस से सिटी बस स्टैंड से आपको कहीं के लिए भी बस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ऐसे आप अपने पैसे बचा सकते हो। अब अगर कोई बाई फ्लाइट आ रहा है और उसको पैसे बचाने हैं तो फ्लाइट से उतर के एयरपोर्ट से उतर के, एयरपोर्ट जो है वो डबोलिम में है, डबोलिम भी साउथ गोवा में ही आता है, वास्को के पास है। वहाँ से आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, आपको बस सर्विस मिल जाएगी, शटल बस सर्विस। वो शटल बस सर्विस 100 से 150 रुपये लेती है और वो आपको सीधा पंजिम या मापसा उतार देगी। वो एयरपोर्ट से शटल बस सर्विस है। तो ये क्योंकि टैक्सी करोगे तो 1,500 से 2,000 2,500 रुपये लगेंगे आपके। तो ये तरीका हो गया। पहली चीज़, आपको सामान कम से कम कैरी करना है। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह का पूरा बैकअप लेके चलना है, क्योंकि खुद एंजॉय करने से ज़्यादा लोग घूमने में, फ़ोटो खींचने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो वो ना खलल पड़े, क्योंकि हमने क्या एंजॉय किया उससे ज़्यादा हमने दिखाना है कि हमने एंजॉय किया। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए तो फिर वो होना चाहिए, क्योंकि गोप्रो वगैरह लेके आओगे तो अच्छा, बाकी यहाँ पे नहीं तो बीच साइड में 500 रुपये पर डे पे गोप्रो किराए पे मिलते हैं। ठीक है, और जो इस समय एक्टिवा स्कूटी का जो रेट चल रहा है रेंट पे, वो चल रहा है लगभग 400 रुपये, 300 रुपये 400 रुपये के बीच में आपको एक्टिवा जैसी स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी। 9 से 6 का टाइम है, पर अगर आप बात करो तो 9 से अगले दिन 9 बजे तक भी आप दे सकते हो। वो आप पहले ही डिसाइड कर लेना सारी बात। और मैंने जैसे कि आपको टिप दिया था कि आपको इस तरह की कभी भी कोई चीज़ किराए पे लेनी तो उसका पूरा फ़ोटो खींच लेना, वीडियो बना लेना और उस व्यक्ति को वीडियो शेयर कर देना है, उसी को दिखा देना। कल को कोई और स्क्रैच या कोई ख़राबी पहले से होगी तो आपके मत्थे पड़ जाएगी, तो फिर वो दिक्कत रहेगी। आप गाड़ी हायर करो या आप बाइक हायर करो, हायर करने से पहले उसका वीडियो शूट करके उसको दिखा दो, उसके सामने वीडियो शूट कर लो, ताकि उसके बाद जो भी चीज़ हो उसके सामने हो, वो पहले की किसी चीज़ का डैमेज आपके ऊपर ना डाले। ठीक है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना। दूसरा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है। एक्टिवा स्कूटी वगैरह के लिए बहुत लोग पूछते हैं किराए पे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कितने मिलेगी। तो बजट टूर वाले के लिए मैंने बता दिया, 300 से 400 रुपये का रेट चल रहा है इस समय लगभग, क्योंकि अभी सीज़न आ रहा है, होली की वजह से क्राउड ज़्यादा है, तो 400 रुपये रेट हो गया है। नहीं तो बीच में 350-250 तक भी पहुँच गया था, पर अभी फ़िलहाल 400 का आप एक एवरेज रेट मान के चलो, नॉर्मल जो एक्टिवा वगैरह टाइप की स्कूटियाँ हैं। तो इसमें आपने करना क्या है कि देखो, अगर आप मडगांव में उतरे हो तो आप मडगांव में से ही स्कूटी ले लो। अगर आप 3-4 लोग हो तो मडगांव से ही गाड़ी हायर करो, 3 दिन रहो, उसी गाड़ी को घुमाओ और वापसी में उसी गाड़ी को वहाँ पे ड्रॉप करो और अपना रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे आप अपना वापस जाओ। क्योंकि अगर आपने वहाँ से यहाँ आ गए तो या वहाँ से यहाँ आने में, नॉर्थ साइड आने में आपका 1,500-2,000 रुपये खर्च होगा। उसके बाद में आप यहाँ पर टैक्सी हायर करोगे, गाड़ी हायर करोगे, और हायर करने के बाद में जब आप वो हैंडओवर करोगे और फिर आपको वापस साउथ गोवा जाना है रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, तो आपको फिर 1,500-2,000 रुपये लगेंगे। तो इससे बढ़िया कि अगर आप वहीं से गाड़ी या बाइक पार्क हायर करते हो और खूब 3-4 दिन घूम के वापसी में वहीं पे ड्रॉप कर देते हो, तो ये सबसे बेस्ट वे। इससे आपका ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचता है। ठीक है, गोवा में पेट्रोल पंप जगह जगह है, बाकी ओपन एरिया में भी पेट्रोल मिलता है। 120 रुपये लीटर ओपन में बेचते हैं, जो बॉटल के अंदर बेचते हैं, और बाकी पेट्रोल पंप से आप लोगों तो वही नॉर्मल रेट है, 100 रुपये के आसपास इस समय 1 लीटर है। ठीक है, इलेक्शन की आखिरी वोटिंग के बाद हो सकता है शायद बढ़ जाए। तो और
मैंने बता दिया, जो मोटी मोटी सारी बातें थी मैंने आपको बता दी। और आने की गाइडलाइंस मैंने 50 बार पहले बता रखी, फिर भी बता रहा हूँ कि कोई चेंजेस नहीं हुआ। वही आपको डबल डोज का सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर डबल डोज का सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास 15 दिन पुराना, तो आपको RT-PCR टेस्ट चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन है, तो देखो बच्चों के लिए 12 साल तक के बच्चों से नीचे के लिए तो कोई पूछता भी नहीं, और उससे भी ऊपर के कोई पूछता नहीं, पर फिर भी सेफ साइड से आप RT-PCR करवा सकते हो। और नहीं तो फिर वो बॉर्डर पर भी हो जाता है, या एयरपोर्ट वगैरह पर भी आसपास फैसिलिटी है। अब आपको पता है वैसे ही लोग बेफिक्र हो गए, तो इतना ज़्यादा वो रोकथाम है नहीं। और नाइट सब कुछ ओपन है, वाटर स्पोर्ट्स ओपन है। 1500 रुपये से पैकेज शुरू हो जाते हैं वाटर स्पोर्ट्स के, जिसमें 3 वाटर स्पोर्ट्स कराते हैं, ये सब है। और बाकी आपको कौन से बीच जाना है वो देख लो, आप जिस मेंटलिटी के होते हो आप उसी तरह के बीच को पसंद करते हो। मोस्टली लोग बागा बीच, कैलमगुड बीच को पसंद करते हैं। जो लोगों को पीसफुल लाइफ चाहिए तो वो लोग ओजरान बीच, आरंबोल बीच, मोरजिम बीच या बागातर बीच जाते हैं। बाकी भीड़ भड़क्का चाहिए तो कैलमगुड और बागा है, जो सबका फेवरेट है। और क्यों है आपको मालूम है, आई लव गोवा गैंग सारा आपको वहीं मिलेगा। जो आते ही टी-शर्ट खरीद लेते हैं, आई लव गोवा गैंग लिखा होता है, ग्रुप में आते हैं, एक जैसे कलर की टी-शर्ट, एक जैसे कलर की निक्कर पहन के घूमते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं। देखो दोस्तों, गोवा में बाकी इंडिया के मुकाबले 40 से 50% अल्कोहल सस्ता है, पर फिर भी फेफड़े तो सिगरेट के लिए होते हैं, किडनी तो आपकी अपनी है, शरीर तो आपका अपना है, तो लिमिट में रहना और गोवंस की रिस्पेक्ट करना, गोवंस के कल्चर और गोवंस की जो गोवा की जो साफ़ सफाई उसका जरूर ध्यान रखना। ये सनसेट पॉइंट है, अगर ऐसी इस जगह पे या इसके जैसी किसी जगह पे बैठोगे तो प्लीज़ खाओ पियो, पर अपना जो है गंदगी को पैक करके आसपास किसी डस्टबिन में डालो। गोवा को गंदा मत करो। और नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, अगले दिन मेरे जैसे लोग कई हैं जो सुबह साफ़ करते हैं, तो हम करेंगे। और मुझे लगता नहीं कि मेरे को कुछ बताना चाहिए। जो बताने वाले पॉइंट्स थे मैंने सारे आपको बता दिए कि कैसे अपना सस्ता टूर प्लान कर सकते हो। और ऑनलाइन बुक करना, कोशिश करना पे एट प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन चुनोगे तो है। अब पहले आप 1-2 दिन के लिए कोई बुक कर लो होटल, आपको वहाँ पे अच्छा लगे तो और ले लो। और अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह डाली है कि भी इतने रुपए का घर है, जैसे एक घर है 18,000 रुपये का घर है, 18,000 रुपये पर मंथ, फुल्ली फर्निश्ड है। अगर आपको वो घर समझ में आता है तो अभी अवेलेबल है, क्योंकि अब तेज़ी से घर बुक हो रहे हैं, क्योंकि फॉरेनर्स आ गए हैं, होली है और फॉरेनर्स को मतलब लंबे टाइम रहना होता है, इंडियंस भी अब आ रहे हैं। तो ऐसे घर है जिनको महीने 2 महीने के लिए रहना है, वो रेंट पे रहने ज़्यादा अच्छा है। और जो कम बजट वाले हैं वो पर डे पे भी रह सकते हैं, पर डे पे भी घर मिलते हैं, पर डे पे फिर घर लेके करोगे क्या, दिन भर आपने घूमना है। और ब्रेकफास्ट वाली प्रॉपर्टी चुनो तो ज़्यादा अच्छा है। और गोल्ड वगैरह पहन के मत आओ, क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, आपने दिखावा नहीं करना है तो क्या फ़ायदा। मतलब कोई यहाँ पे कोई आप किसी फंक्शन में थोड़ी आ रहे हो, तो गोल्ड वगैरह ये सब चीज़ें पहन के आने की ज़रूरत नहीं, ताकि बिंदास होकर के बीच पे नहा सको, घूम फिर सको कहीं पे भी। तो सोना वोना पहन के आने की ज़रूरत नहीं है, महंगे कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी जो किट्टू होते हैं, जो स्लीपर होती है वो लाओ, रिंकल फ्री, वो जो स्वेट फ्री कपड़ा आता है, जो उसकी टी-शर्ट वगैरह नाइक वगैरह के भी मिल जाती है, टी-शर्ट वगैरह, उस तरह की टी-शर्टें लेकर के आओ। ट्रैवलिंग को हल्की बनाओ, हल्की ना ज़्यादा पैसा कैरी करो। प्लास्टिक मनी होती है, गूगल पे फ़ोन पे होता ही है। गोल्ड वगैरह मत पहनो, ज़्यादा अगड़म जगड़म सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मत लेकर के आओ। आराम से यहाँ एंजॉय करो, शूट करो और फिर अपने घर जा कर के एडिट करके डालो। यहीं पे एडिट करने के चक्कर में आप लैपटॉप लेके आओगे, फिर आपका टाइम उसमें निकल जाएगा। एंजॉय कब करोगे? यहाँ आओ, 3-4 दिन खूब एंजॉय करो, अपनी एंजॉयमेंट को शूट करो और उसके बाद अपने घर जाओ, 2 दिन में उसको एडिट करके डालो, फिर अपना जिन जिनको चमकाना है, दिखाना है वो दिखाओ। तो वो चीज़ है। आपको पता है पर्रा रोड, जो डियर ज़िंदगी वाला जो रोड है, कोकोनट ट्री रोड, वहाँ पे मतलब निकलना मुश्किल हो जाता है। सैटरडे संडे को लोग इतना सड़कों पे बीच में बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हैं, साइडों में गाड़ी पार्क कर देते हैं, जबकि वो 800 मीटर लंबा रोड है, उस पर गाड़ी पार्क करना मना है, पर फिर भी लोग कर देते हैं उसको। तो वहाँ पर मैंने अपने पिछले 1.25 साल के अंदर एक फॉरेनर भी नहीं देखा जो वहाँ पे बैठ के सेल्फी ले रहा हो या फ़ोटो खींच रहा हो या वहाँ पे आया हो फ़ोटो खींचने के लिए, एक भी नहीं। आप बागा बीच, कैलमगुड बीच जा रहे हो, आपको फॉरेनर 5% भी नहीं मिलेंगे। पर आप जाओ आरंबोल, आप इधर वागाटर आओ, आप उजरान जाओ, इस रोड पे देखो कितने फॉरेनर्स मिलते हैं। तो क्योंकि वो खुद उस तरह की मानसिकता के नहीं, उनको फ़ोटो खींचना और वो सब नहीं, ये सब इंडियंस के काम है। आप बागा बीच, कैलमगुड बीच, आपको अगर आप सैटरडे संडे बागा बीच, कैलमगुड बीच चले गए ना, तो आपको लगेगा कि आप कुंभ मेले में आए हुए हो।
हरिद्वार में जैसे कुंभ मेला लगा होता है ना, आपको वो लगेगा आप हर की पैड़ी पे नहा रहे हो, किसी बीच पे नहीं नहा रहे हो। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, बागा बीच के लास्ट में, मतलब जहाँ से बागा बीच का लास्ट का हो या इस तरह से एंट्री करोगे तो वो स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, वहाँ पे फ़िश मार्केट लगती है। फिशरमैन वहीं पे शाम को 4 बजे के आसपास बोट लेकर के आते हैं, फ्रेश सारा सी फूड वहाँ पे मिलेगा आपको। बागा बीच पे जो लोग जा रहे हैं 4 बजे, बागा बीच के लास्ट में जहाँ पे वो दीवार के ऊपर बागा लिखा हुआ है बड़ा सा, वहाँ पर फ़िश मार्केट है पूरी, फ्रेश फ़िश 4 बजे आती है। तो ये जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग वहाँ पे जा कर के या सी फूड भी खाना चाहते हुए है। बाकी अगर किसी को फ़िश थाली खानी है, जैसे गोवन थाली खानी है या गोवन फ़िश थाली खानी है, तो विनायक नॉर्थ गोवा में वागाटर के पास, वागाटर से मतलब 5-7 की इस वागाटर वाली साइड में ही विनायक के नाम से एक रेस्टोरेंट है गोवन। वहाँ पे गोवा की फ़िश थाली बहुत मशहूर मिलती है। 150-130 रुपये से शुरू हो जाती है गोवन फ़िश थाली, फिर उसके बाद 250-300 रुपये, वो डिपेंड करता है किस तरह की आपको वो खानी। तो गोवन थाली के लिए विनायक बहुत मशहूर है। बाकी यहाँ पर बीकानेर हल्दीराम आपको बहुत कम मिलेंगे, पर यहाँ पे एक वेजिटेरियन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की चेन चलती है नवतारा, तो आप फूड के लिए साउथ इंडियन वेजिटेरियन फूड नवतारा भी है। वागाटर वाली साइड, अंजुना वाली साइड में एक सीता रेस्टोरेंट है, वागाटर वाली साइड में, स्पेशली उजना वाली साइड में पेट्रोल पंप के साथ में सीता रेस्टोरेंट है, उसका भी वेजिटेरियन फूड बहुत अच्छा है, ठीक है। और बाकी पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़ ये सब है, यहाँ पे मैकडी भी है पर कम है। गोवा में मॉल वॉल नहीं है, मुश्किल से मुश्किल पूरे गोवा में 2 या 3 मॉल होंगे। एक मॉल पोरवरिम में है और एक मडगांव में है, बाकी मुझे पता नहीं, और हम दोनों में नहीं गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप बता देना कमेंट करके। जो चीज़ें बताई हैं प्लीज़ उन्हीं के बारे में मत पूछना, और जो नहीं बताई हैं उसके बारे में ज़रूर पूछना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।